हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज इसी चैप्टर के बारे में बात करते हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसके पार्ट में लिखा हुआ ना, धारावाही परिनालिका का छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो परिनालिका है वो छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है या नहीं करती है। करती है तो क्यों, नहीं करती है तो क्यों। क्यों का सबसे बड़ा कारण चाहिए। तो परिनालिका तो आपने देखी इस तरह की होती है, और छड़ चुंबक मैं आपको बता देता हूँ इस तरह की होती है, जिसको बोलते हो ना दंड चुंबक। इसका एक सिरा होता है एन, एक सिरा होता है एस। कह रहा है कि ये सिरा, इसका नाम है दंड चुंबक या छड़ चुंबक, और ये हो गई आपकी परिनालिका चुंबक। क्या आपस में इनके मान बराबर होते हैं, या दोनों काम करती हैं एक साथ, बिहेवियर करती हैं या नहीं करती हैं? इनको आपको क्या करना है, ड्राइव करना है, सूत्र के माध्यम से आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रहा है, परिनालिका नजर आ रही। और परिनालिका की जो लंबाई है वो 2L है, और एल एल दो भागों में विभाजित कर दिया। एक लंबवत रेखा खींच रखी है जो मूल बिंदु ओ से अक्ष दूरी पर नाम का एक डीएस है, डीएक्स नाम का अल्पांश है। यह दूरी एल है, यह दूरी एल है, टोटल दूरी 2L है। और यहाँ आर दूरी पे बिंदु पी है, और बिंदु पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब आप थ्योरी बनाए ना बच्चों, तो सबसे पहले आपका डायग्राम कंप्लीट होना चाहिए। जितना हो सके डायग्राम क्लियर होगा, आप थ्योरी उतनी ही बेहतर तरीके से समझा सकते हो। तो आपको बताने का तरीका क्या है वो देखिए। कि माना कि एक परिनालिका है, और परिनालिका में एकांक फेरों की संख्या स्मॉल एन है। तो आप लिखने का जो तरीका है वो ऐसे लिखिए। एकांक परिनालिका में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, और परिनालिका की लंबाई कितनी है बच्चों, 2L है। और वह त्रिज्या ए है। तो इसका मतलब ये जो त्रिज्या है बच्चों, ये आपकी त्रिज्या पार्ट होगी। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये आपकी बेसिक थ्योरी होगी। और एक्स दूरी पर मूल बिंदु ओ से एक्स दूरी पर डीएस अल्पांश है। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। डी एक्स अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करने पर तो सबसे पहले बच्चों देखो, क्या थ्योरी आपको रटी रटाई याद करनी है? नहीं। आपने डायग्राम को देखा, डायग्राम में मेन मेन जो चीजें थी उन्हीं के बारे में आप अपनी भाषा के अनुसार इन चीजों को समझाने की कोशिश कर दी। और वो यही चाहती है फिजिक्स। फिजिक्स ये नहीं चाहती है कि सीक्वेंस वाइज आप रटी रटाई परिभाषा को डिलीवर करो। वो ये देखना चाहती है कि आपकी जो थिंकिंग है वो डायग्राम के प्रति कितनी ज़बरदस्त है। उस डायग्राम के प्रति जितनी ज़्यादा कंसेप्चुअल पकड़ है, उसी के अनुसार आप थ्योरी अपनी भाषा में बना सकते हो। अब आपने देखा होगा धारावाही लूप के कारण चुंबकीय अक्ष का जो मान ज्ञात करते थे, चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, उसी की तरह डीएस नाम के अल्पांश पर ज्ञात करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अक्ष का जो मान ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से डी बी का मान देख लीजिए, ये बी का मान देख लीजिए बच्चों, एक ही तरह से बी अक्ष का मान अल्पांश के कारण म्यू 0 एन
की जगह आ जाएगा dn i a का स्क्वायर इंटू 2 r का स्क्वायर प्लस r माइनस ए का स्क्वायर इंटू 3/2। ये आपका पार्ट आ जाएगा। ये बी अक्ष का मान आ गया। अब dn क्या है बच्चों? अल्पांश है। dn क्या है? कुल फेरों की संख्या है अल्पांश के कारण। यहां से क्या ले सकते हैं? वो आपको मान फिल करना है। वो मान फिल करते ही अब इस कंडीशन की लगभग दूरी आर स्क्वायर आर माइनस ए का स्क्वायर 3/2। यह आपने गतिमान आवेश का अक्ष का जो आपने मान ज्ञात किया था ना बच्चों, गतिमान, उसी के सापेक्ष अपन मान ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए आगे इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखो बच्चों, ये जो पार्ट आपका आया था ना, ध्यान से देखिए, ये आपका अक्ष के कारण है। तो ये जो आ रहा है अल्पांश dn, ये हो जाएगा स्मॉल n dx। स्मॉल n क्या है बच्चों? परिनालिका में एकांक फेरों की संख्या, और dx क्या है? इसका अल्पांश। ये dn की जगह आपको रखना है। और ये जो मान है ये a स्क्वायर प्लस r माइनस ए, कहने का मतलब r की तुलना में a की जो डिस्टेंस है वो सीमित है। तो क्यों न अपन यहाँ 2 कोष्टक 1 का स्क्वायर r माइनस 1 का स्क्वायर बटा 3/2 को लगभग r की घात 3 से व्यक्त कर दीजिए। और यहाँ 2 है तो ये 2 लगा दीजिए। ये मान आप समीकरण नंबर 1 में रखिए तो क्या आता है देखिए ध्यान से बच्चों। ये समीकरण आप देखिए, b अक्ष μ0 n d अक्ष i 1 का स्क्वायर इंटू 2r की घात क्यूब। अब इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या जाएगा? b अक्ष माइनस एल से प्लस एल। अब इसकी जो रेंज है वो अधिकतम था प्लस एल और न्यूनतम है माइनस एल। इन दोनों के मध्य की रेंज ज्ञात करनी है। ये और आपका जो मान है वो रख दीजिए, μ0 n d अक्ष i 1 का स्क्वायर इंटू 2r की घात क्यूब। और यहाँ से आ जाएगा ये पार्ट। अब कह रहे ये जो रेंज है बच्चों, ये पहले तो आप माइनस एल से 0 की तरफ आओगे, 0 से एल की तरफ आओगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो क्यों ना अपन इस पार्ट को ऐसे भी लिख दीजिए, b अक्ष 2 0 से l, और बाकी का जो पोर्शंस है वो आप बाहर रख दीजिए। या एक काम कीजिए, ऐसे रख दीजिए μ0 n i 1 का स्क्वायर इंटू 2r की घात क्यूब इंटू dx। कोई दिक्कत? अब जो पोर्शन है वो बाहर रख दीजिए, μ0 n i 1 का स्क्वायर इंटू 2r की घात क्यूब, ये 2 एंड dx, और 0 से l। तो ये पोर्शन क्या बच जाएगा बच्चों? ds नाम का अल्पांश है, वो क्षेत्रफल की क्या है? l है, 0 से l। तो इसका जो मान है वो ऐसे आ जाएगा, अक्ष समाकलन करोगे ना तो ये l इंटू 0, तो इसका मान आ जाएगा l। इस पोर्शन की जगह आप 2l नहीं रख सकते हो बच्चे, तो आपका पोर्शन आ जाएगा μ0 n i 1 का स्क्वायर 2r की घात क्यूब इंटू 2l। आया समझ में? अब n 2l, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, μ0 i 1 का स्क्वायर 2r की घात क्यूब n इंटू 2l, ये भी रख सकते हो। अब n और 2l को कैपिटल N से व्यक्त कर सकते हो, आप कर सकते हो ना बच्चों? तो मैं ऊपर लिख रहा हूं कि कैपिटल जो n है वो होता है, ध्यान से देखिए, यहां से देखिए n और 2l, ये पोर्शन होता है कैपिटल N से। नंबर ऑफ कुल फेरों की संख्या स्मॉल है, एकांक लंबाई में 2l लंबाई में जितने फेरे हैं वो कुल कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। या इस तरह से भी बहुत कर सकते हैं कि ये जो 2l है उसके नीचे भेजेंगे तो ये n का मान आ जाएगा।
अगर एन का मान है तो ये 12 नीचे आ जाएगा। तो इस पोर्शन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। अब आगे देखिए, एक क्या करते हैं, पाई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो समीकरण आ जाएगी म्यू 0 आई पाई 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या जाएगा 2 पाई आर की घात क्यूब, और यहां से क्या बच जाएगा एन, ये पोर्शन एन का पार्ट हो जाएगा। तो इस पाई ए क्या हो जाएगा बच्चों, पाई ए से व्यक्त करते हैं, क्षेत्रफल हो गया। तो इस पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, म्यू 0, आगे देखिए एन आई ए इंटू 2 पाई आर की घात क्यूब। अब आपको पता है कि एम का मान, चुंबकीय द्विध्रुव का मान कितना होता है बच्चों, देखो एन आई ए, इसकी जगह एम लिख सकते हो ना, इसकी जगह क्या जाएगा म्यू 0 एम इंटू 2 पाई आर की घात क्यूब, 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, क्योंकि आपको अक्ष का मान चाहिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, तो बी अक्ष का मान क्या जाएगा बच्चों, म्यू 0 4 पाई 2m इंटू आर की घात क्यूब। तो इसका मतलब यह है कि धारावाही परिनालिका, ये समीकरण नंबर हो गई 3, धारावाही परिनालिका छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यह आपका स्पष्टीकरण हो गया। इससे आपको यह आइडिया हो गया बच्चों कि वास्तव में धारावाही परिनालिका है वो छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसका यह स्पष्टीकरण है। इस स्पष्टीकरण से आपको आइडिया हो गया। बट ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथली है, इन्होंने इस तरह से बनाया गया ड्राइव करने के सूत्र के माध्यम से, तब जाकर ये छड़ चुंबक का मान आएगा। कहीं आपने पाई का मान लेना पड़ा, कहीं आपने 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ा, कहीं आपको ये चीज़ें आपको एडवांटेज करके बनानी पड़ी कि क्षेत्रफल को इस तरह से व्यक्त करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, यह लूप का क्षेत्रफल हो गया बच्चों, लिख देता हूं, यह लूप का क्षेत्रफल हो गया, और यह चुंबकीय आघूर्ण हो गया, और यह नंबर ऑफ फेरों की संख्या हो गई। यह मान आपने लिया, तब जाकर ये कैलकुलेशन आपके सामने आ गई। 1 या 2 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। कुल मिला के आपको ये एक तो डायरेक्ट ये रखना है, इसका पार्ट है वो आर के सापेक्ष रखना है, और अब आपकी जो रेंज है वो रेंज है -L से लेकर +L, तब आपको रेंज रखनी है 0 से L, 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। पहले तो -L से 0 आएगी, 0 से L तक आएगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और dx का नाम का जो अल्पांश है वो L हो जाएगा, और ये 12 के सापेक्ष रख दीजिए, और आगे की कैलकुलेशन आपके सामने। इस पोर्शन को समझिए, अब आगे के पोर्शन को समझते हैं। अब देखिए बच्चों, भूचुंबकत्व है क्या, ये पोर्शन है भूचुंबकत्व। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय गुण मौजूद होते हैं, या भूगर्भ में जो भी चुंबकीय पदार्थ हैं, या जो भी इससे संबंधित जो चीजें मिलती हैं, उसी को बोलते हैं भूचुंबकत्व। तो ये भूगर्भ का माने पृथ्वी के अंदर में दबी कोई चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इसका मतलब यही लॉजिक है। अब इनका एडवांटेज क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये आपके सामने डायग्राम बना दिया, एक तो ये रेखा, एक रेखा आपकी होगी, तो ये तो होगा भौगोलिक अक्ष। इस रेखा का जो नाम है बच्चों भौगोलिक अक्ष है, और ये हो गया भौगोलिक निरक्ष। अब इसमें थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाता है, और एक यहां से आ जाता है, यह आ जाता है चुंबकीय अक्ष।
इसमें थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता, ये प्लॉट हो जाता है बच्चों एन एस, और ये एस और एन, और ये कितने डिग्री कोण का झुका होता है 11.3 डिग्री का। और ये क्या हो जाता है बच्चों चुंबकीय निरक्ष, और ये हो जाएगा चुंबकीय अक्ष। कोई दिक्कत? इसी पार्ट से अपन परिभाषाएं बनाएंगे। तो फर्स्ट जो परिभाषा बनाएंगे चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, वो क्या होता है? तो सबसे पहले भौगोलिक यामोत्तर देखते हैं। यामोत्तर भौगोलिक अक्ष के सापेक्ष रेखा के ऊर्ध्वाधर तल, भौगोलिक अक्ष रेखा के ऊर्ध्वाधर तल से गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, यामोत्तर कहते हैं। इसी तरह आपको चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा बनानी, वो भी इजी है। क्या है बच्चों? चुंबकीय अक्ष चुंबकीय अक्ष रेखा के ऊर्ध्वाधर तल से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। एक भौगोलिक है, भूगोल का पैमाना है, और जिसमें भौगोलिक यामोत्तर या भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के मध्य में 11.3 डिग्री का एंगल है, इतना इसमें डिफरेंस आता है। और ये चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष इसी में भी यही आता है, 11.3 डिग्री का एंगल चेंज होता है। तो इसमें कह रहा है कि भौगोलिक यामोत्तर की परिभाषा होता है भौगोलिक अक्ष के निरक्ष रेखा के लंबवत। तो ध्यान से देखिए, ये आपकी निरक्ष रेखा है, ये आपका भौगोलिक। तो भौगोलिक अक्ष है जो ऊर्ध्वाधर तल, अब ये रेखा के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर तल हो गया, से गुजरने वाली रेखा को, कौन सी? चुंबकीय बल रेखाएं, उसी को पार्ट बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर। यही पार्ट हो गया चुंबकीय यामोत्तर। अब चुंबकीय अक्ष आपका यह है, चुंबकीय अक्ष है, और यह आपका चुंबकीय निरक्ष है। तो चुंबकीय अक्ष ऊर्ध्वाधर तल, तो ऊर्ध्वाधर तल ये होगा, ऊर्ध्वाधर तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को ही चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। अब बात करते हैं भूचुंबकत्व के अवयव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नमन कोण, नत्थी कोण, दिक्पात कोण, एक भूचुंबक अवयव के घटक। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझेंगे। सबसे पहले आप इस परिभाषा को देखिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, भूचुंबकत्व के अवयव, भूचुंबकत्व के अवयव 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला पार्ट होता है दिक्पात कोण, दूसरा होता है नमन या नत्थी कोण, तीसरा होता है भूचुंबकीय अवयव के घटक, एक अक्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर घटक। इन तीनों घटकों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट देखते हैं दिक्पात कोण। दिक्पात कोण है क्या? आखिरकार परिभाषा से समझ। चुंबकीय यामोत्तर या भौगोलिक यामोत्तर के मध्य बनने वाला कोण, जो आपने बनाया था ना 11.3 डिग्री का, जो दोनों कोण के जो मध्य
वही कहते हैं दिक्पात कोण। तो या तो लिख दीजिए भौगोलिक यमोत्तर, चुंबकीय यमोत्तर। बनने वाला कोण दिक्पात कोण कहते हैं, कहलाता। एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा होगी नमन कोण या नत्ती कोण। सबसे पहले इसका डायग्राम बना देता हूं बच्चों, तो आपको पता चल जाए। ये एक तरह का कार्ड है। अब कह रहा है कि इस पार्ट को आप ऐसे जोड़ोगे, ठीक है। अब इस पार्ट को क्या करोगे बच्चों, थोड़ा सा कम कर लीजिए, ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चुंबकीय सुई आ गई, एक तो ये कोण और ये कोण, ये थीटा कोण, तो ये फाई कोण, और ये आपकी बी परिणामी अक्षैतिज हो गई। और एक ये आप पार्ट को मानते हो चुंबकीय यमोत्तर। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, भौगोलिक यमोत्तर। एक हो जाएगा नमन कोण, एक हो जाएगा नत्ती कोण। तो ये जो पार्ट है वो तो जाता है दिक्पात कोण, और ये जो पार्ट हो जाता है नत्ती कोण। अब इसकी परिभाषा बना सकते हो आप। ये जो गत्ता दे रखा बाहरी साइड में, ये तो होगा चुंबकीय यमोत्तर, और ये जो डिनोट कर रखा डॉट से, ये होगा भौगोलिक यमोत्तर। इनके मध्य बनने वाला कोण तो होगा दिक्पात कोण, और चुंबकीय अक्ष का परिणामी घटक, इसके साथ बनने वाला कोण वो होता है नत्ती कोण। अब इसकी परिभाषा देखो कैसे, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय यमोत्तर, अक्षैतिज रेखा के साथ बना गया कोण नमन या नत्ती कोण कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है बच्चों, देखो ये तो आपका होगा चुंबकीय यमोत्तर, ये परिणामी बी है, ये तो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय घटक बी है, और ये आपका चुंबकीय यमोत्तर, और ये थीटा के सापेक्ष बनाया गया कोण फाई, यही नमन कोण या नत्ती कोण कहलाता है। तीसरा पोर्शन आ जाता है बच्चों भूचुंबकत्व के अवयव के घटक। इस घटक के बारे में बात करेंगे। तो आपने कभी इस तरह का देखा होगा घटक, ये बी, और ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। ये पार्ट हो जाएगा बी एच, ये पार्ट हो जाएगा बी बी। अब कह रहा है कि बी एच घटक है वो बच्चों हो जाएगा बी कोस थीटा, और बी बी ऊर्ध्वाधर घटक है वो हो जाएगा बी साइन थीटा। यह तो जाएगा अक्षैतिज घटक, और यह जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। यह समीकरण नंबर 2, ठीक है, या इसको लास्ट में लिख लीजिए, एक ही बात है। समीकरण नंबर 1 व 2 का वर्ग करने पर
समीकरण नंबर 1 का वर्ग करो और 2 का वर्ग करो और आपस में जोड़ दो। वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, बी एच का वर्ग बी वी का वर्ग बराबर बी से बी कॉमन आ रहा दोनों में, और यहां से क्या जाएगा बच्चों, कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको फॉर्मूला कभी देखा होगा बच्चों आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या जाएगा, बी स्क्वायर बराबर बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। इस तरह की समीकरण आ जाएगी, समीकरण नंबर 3। अब जब आप बी को अंडर रूट में करोगे स्क्वायर को, तो ये बी आ जाएगा और ये आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। इस तरह से व्यक्त करते हैं। अब आपको ज्ञात करना है एंगल। तो एंगल ज्ञात करने के लिए क्या करना है बच्चों, 2 में 1 का भाग देना है। समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग देने पर तो क्या जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, बी वी बी एच अपॉन टेन क्या हो जाएगा थीटा। तो थीटा इनवर्स थीटा बराबर टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच, ये आपका कोण आ जाएगा। समीकरण नंबर 4। अगर आपको कोण पूछ लिया जाए तो ये लिख दीजिए, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पूछ ली जाए तो बी लिख दीजिए। यह आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, ये भूचुंबकत्व के घटक हो गए। तो ये 3 प्रकार के होते हैं भूचुंबकत्व। एक तो होता है दिक्पात कोण, जो भौगोलिक यामोत्तर व चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बनने वाला कोण। एक होता है नमन व नत्ती कोण, यह तो होगा भौगोलिक यामोत्तर, यह हो गया आपका चुंबकीय यामोत्तर, यह दिक्पात कोण या नत्ती कोण, और यह पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो कह रहा है कि पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और भौगोलिक यामोत्तर की अक्ष के सापेक्ष बनाया गया कोण ही नमन कोण या नत्ती कोण कहलाता है। और ये भूचुंबकत्व के अव्यय, यह क्षैतिज घटक है, यह ऊर्ध्वाधर घटक है, यह परिणामी बी है, इन दोनों के वर्ग के बराबर आएगा। तो ये बी एच का वर्ग बी वी का वर्ग, तो ये बी साइन थीटा कोज स्क्वायर थीटा के वर्ग का जो मान रखेंगे तो बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। जब अंडर रूट में रखोगे तो ये माना जाएगा, और जब आपको थीटा ज्ञात करनी है तो 2 में 1 का भाग दे दीजिए। इस तरह से कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं या कई बार छोटी छोटी परिभाषाएं पूछ ले देते हैं, तो आप इस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। इस पार्ट को देखिए, आगे और बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, कुछ परिभाषाएं रह गई थी। कल तो आपने देखा चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता। अब एक परिभाषा रह गई कुछ चुंबक से संबंधित, तो वो देख लेते हैं। परिभाषा तो एक नई परिभाषा चुंबकीय पारगम्यता देखते हैं। म्यू बराबर बी अपॉन एच। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, टेस्ला। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। तो यह जाएगा टेस्ला मीटर एम्पियर। कोई दिक्कत। अब आप इसकी जब विमा बनाएंगे तो क्या आएगी बच्चा, टेस्ला की तो आती है m1 L0 t की पावर -2 a की पावर -1, और यह जाएगा l की घात 1 और नीचे आ जाएगा a की घात 1। तो इस म्यू की जो विमा है वो क्या जाएगी, m0 l की घात 1 t की घात -2 a की घात -2, यह तो जाएगी विमा। अब इसको देखकर परिभाषा बना सकते हो आप। क्या परिभाषा है, देखिए, चुंबकीय पारगम्यता में चुंबकीय प्रेरण व चुंबकीय चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं।
ये आपकी परिभाषा हो गया। कितनी इजी परिभाषा है, सब कुछ क्लियर हो गया। आपके बारे में अगर सूत्र है तो आपने उसका मात्रक भी देख लिया, विमा भी देख लिया, आपने देखकर उससे संबंधित परिभाषा बना दी। अब है अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता, ये कुछ नया वर्ड है। अपेक्षित म्यू आर, यह क्या हो जाएगा म्यू जीरो, और ये मीडियम, ये हो जाएगा। अब चुंबकीय पदार्थ में निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता, वह माध्य में चुंबकीय पारगम्यता के अनुपात को अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। यह एक विमान म्यू आर एक मात्रिक राशि है। एक आपका पार्ट हो जाता है चुंबकन अक्ष, चुंबकन तीव्रता या चुंबकीय प्रवृत्ति। इसको काई से व्यक्त करते हैं। तो कह रहे आई समानुपाती एच, तो आई बराबर काई एच, और काई का फॉर्मूला जाएगा आई इंटू एच। इस तरह से फॉर्मूला आता है। चुंबकीय पदार्थ में या अल्प चुंबकीय नक्षत्र में चुंबकीय तीव्रता चुंबकीय नक्षत्र के समानुपाती होती है। और चुंबकीय प्रवृत्ति एक विमाहीन मात्रिक राशि है। ठीक है बच्चों, और इसको किससे व्यक्त करते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति काई से व्यक्त करते हैं। यह तो आपका पार्ट होगी परिभाषाएं। अब इन तीनों की परिभाषा आपने देखी, कुल मिला के है क्या बच्चों, मेन ये जो लॉजिक्स है, इन लॉजिक के बारे में अगर आपने जानकारी प्राप्त कर ली तो सारा का सारा पार्ट आप क्लियर कर सकते हो, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर ये पार्ट आपके क्लियर हो गए, आप हर एक पार्ट के बारे में डिफाइन कर सकते हो। लैंग्वेज को मत देखिए, आप कैलकुलेशन को भी मत देखिए, देखिए आप इनके सूत्र को देखकर ही मैंने इनकी परिभाषा बनाई और आराम से बन गई। ये तो दो मात्रक की विमान राशि है, इसका मात्रक होता है टेस्ला मीटर इंटू एम्पियर। हिंदी में लिखें इसको बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में लिखें तो ऐसे लिख दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया टेस्ला मीटर, नीचे हो गया एम्पियर। यह आपका बच्चों मात्रक हो गया, ये विमा हो गई, ये परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं आगे के टॉपिक से संबंधित, इतने में इसी परिभाषा समझिए। अब देखिए बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो देखते हैं। म्यू आर व अक्ष प्रवृत्ति में संबंध ज्ञात करते हैं। म्यू आर है अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता
और काई है वो है चुंबक की प्रवृत्ति में संबंध ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों परिनालिका लेते हैं। इस परिनालिका में धातु का टुकड़ा है छोटा सा, और इसमें फेरों की संख्या है। इसमें धारा आई जा रही है, तो इसमें से धारा आई बाहर की तरफ है, और इसका परिणामी बी ज्ञात करते हैं। बी का मान B0 प्लस BM के बराबर है। देखिए बच्चों, अब थ्योरी जब बनाए ना, तो माना कि एक परिनालिका है, परिनालिका में फेरों की संख्या n है, तो कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता और माध्य में चुंबकीय पारगम्यता के योगफल के बराबर होता है। तब जाकर इस B का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका जो B का जो मान ज्ञात करते हैं वो ये आ जाएगा B0 प्लस BM माध्यम। तो ये तो हो जाएगा μ0H परंतु ये आया कैसे, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। अब H का फॉर्मूला आपने देखा बच्चों, B0 पर μ0H चुंबकन क्षेत्र। अब आपको B0 का मान चाहिए तो μ0H नहीं हो जाएगा, तो इसके बजाय यार दो, और यहाँ 0 हो जाएगा U0I। ये मीडियम है, इंटेंसिटी तीव्रता, तो ये I का मान आ जाएगा, और ये B का पार्ट आ गया। तो B बराबर μ0H को मिलेंगे, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से I बचेगा, यहाँ H नहीं कॉमन है तो H को नीचे ले लें। अब इसकी जगह μH आ जाएगा B की जगह। देखो H बराबर B अपॉन म्यू, तो B की जगह क्या लिखेंगे μH, ये आपने माध्यम के लिए रख दिया। कुल परिणामी योग है UH μ0H 1 प्लस I अपॉन H। तो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। एक तो आपका कैंसिल हो रहा है H, हो रहा ना, ये बचेगा म्यू बराबर μ0 1 अपॉन x अपॉन I अपॉन H। अब काई का जो मान है वो क्या था बच्चों, I इंटू एच था परवंती, तो म्यू बराबर μ0 1 प्लस काई। अब म्यू अपॉन μ0, तो ये क्या हो जाएगा म्यू अपॉन μ0 1 अपॉन काई, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा μr 1 अपॉन काई। ये इसका संबंध हो जाएगा। तो ये जो संबंध है वो ये आ जाएगा μr 1 अपॉन काई के संबंध के बराबर होता है। इस तरह से आपको ज्ञात करना है। छोटा सा पार्ट था ये। अगर आपको संबंध पूछ ली जाए तो माने कि एक परिनालिका में, परिनालिका का कुल चुंबकीय परिणामी का मान निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता, माध्य में चुंबकीय पारगम्यताओं के योगफल के बराबर होता है। ये आपकी परिनालिका हो गई। तो इसका मतलब होगा इन दोनों का योगफल ये B के बराबर है। तो ये B0 का मान तो आप चुंबकन क्षेत्र से ले लिया, ये μ0H ये आपने यहाँ रख दिया। ये तीव्रता के लिए है तो यहाँ I आ गया। अब कह रहे हैं कि μ0H अगर यहाँ कॉमन लेते हैं तो यहाँ से तो 1 पार्ट आ जाएगा, इसमें I बचेगा, H है नहीं इसमें, तो ये H डिवाइड के रूप में आ जाएगा। अब I अपॉन H को तो बोलते हैं काई, जिसको चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं, ये ले लिया। और इसमें H कैंसिल हो रहा है, और ये U0 को आप नीचे भेज दोगे तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता है। तो यहाँ μ0R तो है, वो था अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता, और म्यू है माध्यम में चुंबकीय पारगम्यता, और μ0 है वो निर्वात में, और काई है वो क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। इस तरह से कुल आपको बच्चों डिफाइन करना है। यहीं से टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बड़ा हो गया वीडियो। आगे के जो बचे हुए टॉपिक के बारे में कल चर्चा करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साइंस के जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर करें, जो वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो कमेंट्स के माध्यम में आप डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ। थैंक यू, और आपको भी थैंक यू कहता हूँ। पढ़ते रहिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही कमेंट्स के माध्यम पूछ सकते हो। थैंक यू।